हाँ भाई सेठ और आईसीआर के प्रिय विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर चल रहा था कोलोइडी विलियन। चैप्टर का नाम क्या था? कोलोइडी विलियन। उसके 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज उसका लास्ट लेक्चर है और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज शुरू करते हैं 5वां जो लेक्चर है वो हम देख रहे थे कि कोलोइडी विलियनों के गुणधर्म क्या होते हैं। क्या देख रहे थे? कोलोइडी विलियनों के गुणधर्म तो देख रहे थे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोलोइडी विलियनों के गुणधर्म, जो हमने कल 2 पढ़ लिए थे। एक था अणुसंख्यीय गुणधर्म और दूसरा था ब्राउनियन गति। ये 2 गुणधर्म हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो अभी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आपने अभी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं उससे। कल हमने पढ़ा था कि एक अणुसंख्यीय गुणधर्म वो क्या होते हैं, दूसरा हमने पढ़ा था कि ब्राउनियन गति क्या होती है, और आज हम जो गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं वो देखेंगे वैद्युत कण संचलन। कौन सा देखेंगे बेटा? वैद्युत कण संचलन। तो वैद्युत कण संचलन के बाद अगर मैं आपसे कहूं तो वैद्युत कण संचलन क्या है कि कणों की गति हो रही है। कण संचलन यानी कणों की गति हो रही है। कहां पर? वैद्युत क्षेत्र में। यानी वैद्युत क्षेत्र में कणों की जो गति होगी वो क्या होगा? वैद्युत कण संचलन। अब देखो, एक मैं बनाता हूं, इस साइड से एक बीकर बना लेता हूं। मैं क्या बना रहा हूं? मैं एक बीकर बना रहा हूं। उस पर मैंने क्या किया? एक साइड तो लगा दिया एनोड। क्या लगाया बेटा? एनोड। दूसरी साइड मैंने लगा दिया कैथोड इलेक्ट्रोड। यानी मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने क्या किए? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक एनोड, एक लगा दिया मैंने एनोड और दूसरे वाला लगा दिया मैंने कैथोड। क्या लगाया मैंने? कैथोड। एनोड आपको पता है कि कैसा होता है? पॉजिटिव माने धनावेशित होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। और कैथोड कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव यानी ऋण आवेशित होता है। अब मैंने क्या किया? इसमें कोलोइडी विलियन भर दिया। क्या भरा? कोलोइडी विलियन। लेकिन ध्यान रखना, मैंने यहां पर भरा है धनात्मक कोलोइडी विलियन, यानी धन आवेशित कोलोइडी विलियन भरा। क्या भरा? धन आवेशित कोलोइडी विलियन। मैंने क्या लिया? एक बीकर लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। पहला इलेक्ट्रोड एनोड, दूसरे वाला कैथोड। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब मैंने क्या किया? इस ट्यूब के अंदर एक कोलोइडी विलियन भर दिया। कौन सा? धन आवेशित कोलोइडी विलियन भर दिया। अब मैंने क्या कहा कि विद्युत कण संचलन होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र में कोलोइडी कणों का, विद्युत क्षेत्र में कोलोइडी कणों का एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाना। विद्युत क्षेत्र में कोलोइडी कणों का एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाना ही क्या कहलाता है? तो यहाँ पर वैद्युत कण संचलन कहलाता है। यहाँ पर मैंने लिया धन आवेशित कोलोइडी विलियन। किस साइड जाएगा? कैथोड की तरफ। किस साइड जाएगा? कैथोड की तरफ। तो यहाँ पर देखो, मैंने लिया धन आवेशित कोलोइडी विलियन। कहां जाएगा? कैथोड की तरफ। क्यों? क्योंकि ये है धन आवेशित। क्या है? धन आवेशित। ये क्या है? ऋण आवेशित। तो ये ऋणात्मक इस धनात्मक को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर ये जाएगा इस साइड की साइड कैथोड की तरफ। तो यहाँ पर परिभाषा क्या है? ये सिंपल सी देखो कि विद्युत क्षेत्र में कोलोइडी कणों का एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाना क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। अब देखो, यहाँ पर मैंने धनात्मक कोलोइडी विलियन लिया तो ये किस साइड जाएगा? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन है? कैथोड। अगर ये जाए कैथोड की तरफ, कौन है? कोलोइडी कण, तब इसको बोलते हैं कैटाफोरेसिस। क्या बोलते हैं? कैटाफोरेसिस। अगर कोलोइडी कण कहां जाए? इस कैथोड की तरफ, तब उसको बोलते हैं कैटाफोरेसिस। और अगर कोलोइडी विलियन कहां जाए? एनोड की तरफ, तब उसको बोलते हैं एनाफोरेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? एनाफोरेसिस। 2 चीजें, एक होता है कैटाफोरेसिस, दूसरा होता है एनाफोरेसिस। अगर ये कण जो है कोलोइडी कण कैथोड की तरफ जाए तो कैटाफोरेसिस और एनोड की तरफ जाए तो एनाफोरेसिस। अब एक चीज ध्यान रखना कि कोलोइडी कणों पर आवेश पाया जाता है। ये किस चीज से सत्यापित हुआ? तो वैद्युत कण संचलन से। क्यों? हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक माइनस लगाया, एक प्लस लगाया। कुछ
इस साइड जा रही है, इसका मतलब इस पर कुछ ना कुछ आवेश होगा। अगर इस पर माइनस है तो इस पर कैसा है, प्लस का आवेश। अगर कोलॉइडी कण इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर इस पर अगर प्लस है तो कोलॉइडी कणों पर क्या होगा, माइनस का आवेश होगा। यानी विद्युत कण संचलन ही ये सत्यापित करता है कि कोलॉइडी कणों पर आवेश पाया जाता है। बोलो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगला देखो, पहला अणुसंख्यक गुणधर्म, दूसरा ब्राउनियन गति, तीसरा विद्युत कण संचलन। अब अगला देखते हैं टिंडल प्रभाव। क्या देखते हैं बेटा, टिंडल प्रभाव। अब ये क्या होता है वो देखो, क्या देखेंगे, टिंडल प्रभाव। यहां से आपका क्वेश्चन आता है टिंडल प्रभाव से। तो टिंडल प्रभाव ये होता क्या है वो समझो कि टिंडल प्रभाव है कि कोलॉइडी कण है मेरे पास, अगर उनमें से मैं प्रकाश को गुजारूं, कोलॉइडी कणों में से क्या करूंगा, प्रकाश को गुजारूंगा। अगर कोलॉइडी कणों में से प्रकाश को गुजारूं तो प्रकाश का जो पथ है वो दीप्तिमान यानी चमकने लग जाता है। क्या करता है, चमकने लग जाता है। इस टाइप से चमकेगा। किस टाइप से, अगर मेरे पास ये कोलॉइडी विलयन है, क्या है बेटा, कोलॉइडी विलयन, यहां से अगर मैं प्रकाश को गुजारूं तो ये जो है वो इस साइड से चमकेगा। ऐसे कैसे जाएगा बेटा, यहाँ पर मैंने एक लेंस लगा रखा है, यहाँ पर लेंस लगा रखा है तो इस साइड से ऐसे चमकेगा। यानी यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ शंकु बोल सकते हो, या आप कोण बोल सकते हो या शंकु बोल सकते हो। उससे कि टिंडल प्रभाव क्या है कि कोलॉइडी कणों में से अगर मैं प्रकाश को गुजारूं, कोलॉइडी कणों में से अगर मैं प्रकाश को गुजारूं तो प्रकाश का पथ क्या हो जाता है, दीप्तिमान हो जाता है, चमकने लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। अब देखो, अब ये जो शंकु बनता है इसको बोलते हैं टिंडल शंकु या टिंडल कोण। क्या बोलते हैं, या तो टिंडल शंकु बोल दो या टिंडल कोण बोल दो, एक ही बात है। इसको क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु या टिंडल कोण। अगली चीज देखो कि कोलॉइडी कणों, ये जो टिंडल प्रभाव है वो कोलॉइडी कणों का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। यानी इनमें मिलेगा कौन, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कोलॉइडी विलयन का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। क्यों, ये इंपॉर्टेंट है कि कोलॉइडी कणों का जो आकार है, किसका, कोलॉइडी कणों का जो आकार, मैं यहां लिख रहा हूं, कोलॉइडी कणों का जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है। किसकी, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या चीज बोल रहा हूं मैं कि कोलॉइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है। और ये चीज आपको ध्यान रखना कि कोलॉइडी विलयन जो ये टिंडल प्रभाव जो है वो कोलॉइडी विलयन का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। पूछे क्यों, क्योंकि कोलॉइडी कणों का जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। अब पूछे कि टिंडल प्रभाव किसकी वजह से होता है, ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा गया है। तो ये जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। किसके, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का कि टिंडल प्रभाव जो है किस वजह से होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो टिंडल प्रभाव है क्या कि जब मैं कोलॉइडी विलयन में से क्या गुजारूंगा, प्रकाश गुजारूंगा तो प्रकाश का पथ कैसा हो जाएगा, दीप्तिमान हो जाएगा। कैसा होगा, दीप्तिमान हो जाएगा। अब ये जो पथ दीप्तिमान है यहाँ पर क्या बनेगा, एक शंकु या कोण बोल सकते हो। क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु या टिंडल कोण। तीसरा पॉइंट ये है कि कोलॉइडी जो टिंडल प्रभाव है वो कोलॉइडी विलयनों का अभिलाक्षणिक गुणधर्म। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पॉइंट है कि टिंडल प्रभाव कोलॉइडी विलयन का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, क्योंकि कोलॉइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन में आ जाएगा ये, है ना, कि कोलॉइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है। छोटा आ जाएगा, मोड़ बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना दोनों का आकार क्या होता है, समान होता है। और कुछ ये इंपॉर्टेंट है कि कोलॉइडी जो कण है, जो कोलॉइडी प्रभाव है वो किसकी वजह से, टिंडल प्रभाव किसकी वजह से होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 बार पूछा गया है जेट में आपके, तो ध्यान रखना इसका। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, अपवहन। क्या है, अपवहन। यहाँ पर देखो अपवहन होता क्या है, एक चीज सिंपल से समझो कि जब हम कोलॉइडी विलयन बनाते हैं तो थोड़ा सा विद्युत अपघट्य डालते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा, वो क्या करता है, उसको स्थायित्व प्रदान करता है। लेकिन जब ये विद्युत अपघट्य ज्यादा मात्रा में हो जाता है,
क्या करता है, ज्यादा मात्रा में होता है तो ये कोलॉइडी विलयन को स्कंदित कर देता है। क्या करता है, स्कंदित कर देता है। अगर इसको मुझे साफ करना है, यानी वैद्युत अपघट्य का अगर मुझे शुद्ध करना है, वैद्युत अपघट्य को बाहर निकालना है और शुद्ध कोलॉइडी विलयन अगर चाहिए तो मैं कौन सा प्रक्रम करूंगा, अपवर्त का प्रक्रम करूंगा। इसमें होता क्या होगा, मैंने ये क्या लिया, कंटेनर लिया, क्या लिया, कंटेनर, उसमें लगातार मैं क्या डाल रहा हूं, जल। ठीक, कंटेनर लिया और मैंने ये अर्धपारगम्य झिल्ली से बना होता है, ये जो बीकर है वो किससे बना होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें मैंने लिया कोलॉइडी विलयन। कोलॉइडी विलयन यानी इसमें कोलॉइडी कण भी है और वैद्युत अपघट्य भी है। हमें क्या करना है, अपवहन से इसको शुद्ध करना। अपवहन होता क्या है वो देख लो कि अपवहन से हमें इसको शुद्ध करना है। मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें पानी भर दिया और लगातार यहाँ से पानी डाल रहा हूँ, यहाँ से पानी वापस निकल रहा है। अब मैंने क्या किया, एक अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त क्या किया, एक बीकर लिया, अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त एक बीकर लिया, उसमें मैंने क्या डाला, कोलॉइडी विलयन। क्या डाला है, कोलॉइडी विलयन, इसमें साथ में वैद्युत अपघट्य है। अब देखो, जब मैं इधर से पानी डालूंगा, क्या करूंगा, इधर से पानी डालूंगा तो ये पानी के साथ जो कोलॉइडी विलयन को छोड़ के जो वैद्युत अपघट्य है वो बाहर निकल जाते हैं। किसके साथ, इस पानी के साथ। कहां से निकलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली में से। यहां से मैं पानी डालता हूं, पानी के साथ वैद्युत अपघट्य जो है वो बाहर आ जाते हैं। पानी इधर डालूंगा, पानी इधर पानी निकलेगा, साथ में कौन निकलेगा, वैद्युत अपघट्य। क्यों, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली में से वैद्युत अपघट्य निकल जाता है, लेकिन कोलॉइडी विलयन बाकी शेष रह जाता है, क्योंकि कोलॉइडी कणों का आकार बड़ा होता है। कोलॉइडी कणों का क्या होता है, आकार बड़ा होता है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से नहीं निकल सकते। समझ रहे हो इस चीज को, क्या कि यहाँ से अगर मैं जल को डालूं तो उस पानी के साथ यहाँ पर वैद्युत अपघट्य निकल जाएगी, क्योंकि मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली ली है। क्या ली है, अर्धपारगम्य। ये वैद्युत अपघट्य को जाने देगी, लेकिन कोलॉइडी विलयन बाकी रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से कोलॉइडी कण पार नहीं हो सकते, क्योंकि उनका आकार बड़ा हो जाता है। पीछे जो बचेगा वो क्या होगा, शुद्ध कोलॉइडी विलयन। और हमें क्या करना था, शुद्ध ही तो करना था। अब ये जो प्रक्रम होता है ना वो थोड़ा धीमा होता है। क्या होता है, धीमा होता है। अगर मुझे इसको तेजी से संपन्न करवाना है, क्या करवाना है, तेजी से संपन्न करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, विद्युत क्षेत्र लगा दूंगा ऐसे में, और उसको बोलते हैं वैद्युत अपवहन। क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत अपवहन। कि जब मैंने अपवहन के प्रक्रम को तेजी से संपन्न करवाया तो वहां पर मैंने क्या किया, वहां पर मैंने लगा दिया विद्युत क्षेत्र। क्या किया बेटा, विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो उसको बोल दिया तो वैद्युत अपवहन। क्या बोला बेटा, वैद्युत अपवहन। और ये जो अपवहन की प्रक्रिया जिस पात्र में होती है उसको बोलते हैं अपवाहक। क्या बोलते हैं बेटा, अपवाहक। क्या बोलते हैं, अपवाहक। तीनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए। यहाँ पर ये तीन के गुणधर्म, वैसे तो ये शुद्धिकरण था, बाकी तीन को जो मैंने चार पढ़ाई वो गुणधर्म थे। इसमें आपको जेड में साथ में दे रखा है, मैंने अपवहन भी आपको साथ में करवा दिया गुणधर्म में ही। अगला है हार्डी-शुल्टज का नियम। किसका है, हार्डी-शुल्टज का नियम। अब ये नियम क्या बोलता है वो चीज देखो, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके सेट में, ध्यान रखना। हार्डी-शुल्टज नियम, ये नियम बोलता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की, किसी भी, ध्यान रखना जो पॉइंट लिख रहा हूं, वैद्युत अपघट्य की जो स्कंदन क्षमता है, क्या है बेटा, स्कंदन क्षमता, वो उस पर पाए जाने वाले आवेश के समानुपाती होता है। क्या होता है, उस पर पाए जाने वाले आवेश के समानुपाती होता है। समझो इस चीज को क्या है। हार्डी-शुल्टज नियम क्या बोलता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता जो है उस पर पाए जाने वाले आवेश के समानुपाती होती है। जैसे मैं लेता हूं ऋण आवेशित कोलॉइडी विलयन। क्या लूंगा, ऋण आवेशित कोलॉइडी विलयन। जैसे मैंने आपको बताया था AS2 आर्सेनिक सल्फाइड, ये कैसा है, ऋण आवेशित। अब मुझे इसको क्या करवाना है, स्कंदित करवाना है। तो इसमें मैं क्या मिलाऊंगा, धन आवेशित, तभी तो स्कंदित होगा। तो मुझे इसमें क्या मिलाना है, धन आवेश। अब जितना ज्यादा धन आवेश होगा उतना ज्यादा स्कंदित होगा, सीधी बात है। जितना ज्यादा धन आवेश उतना ज्यादा क्या होगा, स्कंदित होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्यूमिनियम +3 Ba+2 और सोडियम प्लस। इधर जा रहा हूँ, आवेश धीरे धीरे कम हो रहा है। जितना आवेश कम होगा स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होगी। तो इस साइड अगर मैं जाऊं तो स्कंदन क्षमता क्या होगी बेटा, कम होगी। स्कंदन क्षमता कम होगी।
अब इसने क्या बोला नियम कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता उसके आवेश के समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती होती है। यहाँ पर मैंने लिया ऋण आवेशित कोलोइड विलयन कौन सा A(2)(3) यानी आर्सेनिक सल्फाइड। अगर मुझे इसको स्कंदित करना है, स्कंदित करने में क्या मिलेगा, धनावेश मिलेगा। अब जितना ज्यादा धनावेश उतना ज्यादा क्या होगा इसकी क्षमता, धनावेश सबसे ज्यादा इस पर, उसके बाद इस पर, इसके बाद उस पर, यानी इधर जा रहा हूं आवेश कम हो रहा है तो इधर जाने पर इसकी क्षमता भी क्या होगी, कम ही होगी। दूसरा लेता हूं मैं धन आवेशित कोलोइड विलयन, क्या लेता हूं, धन आवेशित कोलोइड, जैसे FeO3 फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्या लिया, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeO3। अगर मुझे इसको स्कंदित कराना है इसमें मैं क्या डालूंगा, ऋण आवेश डालूंगा, क्या डालूंगा, ऋण आवेश। जैसे मैं लिखता हूं PO4-3 SO4-2 Cl-, क्या लिखा, PO4-3 SO4-2 Cl-। इधर मैं जाऊंगा तो आवेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी इधर जाने पर आवेश जो है वो कम होता है, क्या होता है, कम होता है। तो इधर स्कंदन क्षमता भी क्या होगी, कम ही होगी, क्या होगी बेटा, कम होगी, क्योंकि आवेश जितना होगा स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। इधर जाने पर आवेश कम हो रहा है, स्कंदन क्षमता भी कम होगी। तो धन आवेशित अगर कोलोइड विलयन है उसका स्कंदन करवाना है उसमें क्या मिलाएंगे, ऋण आवेश। और अगर ऋण आवेशित कोलोइड विलयन है उसका स्कंदन करवाना है तो क्या मिलाएंगे, धन आवेश। दोनों की चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं अगले वीडियो में रिप्लाई करूंगा उसका। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अलग-अलग आप लिख लो कि धनावेशित कोलोइड विलयन कौन होता है और ऋण आवेशित कोलोइड विलयन कौन होता है। पहले लिखते हैं धनावेशित, क्या लिखते हैं, धनावेशित। जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, जितने भी धातु के ऑक्साइड जल योजित, जैसे मैं लिखता हूं कि Fe2O3 क्या है, धातु का ऑक्साइड, ये धातु, ये ऑक्सीजन धातु का ऑक्साइड जल योजित यानी X(H2O) जल के साथ अभिक्रिया। जितने भी धातु के ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है वो सारे क्या होंगे, इस धनात्मक कोलोइड विलयन के उदाहरण होंगे। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जैसे मैं लिखा FeO3, क्या लिखा, FeO3। क्षारीय रंजक मिथाइलिन ब्लू, क्षारीय रंजक होता है मिथाइलिन ब्लू, वो भी किसका उदाहरण है, वो है धनावेशित कोलोइड विलयन का उदाहरण। किसका है, धनावेशित कोलोइड विलयन का उदाहरण। आगे आता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन, वो भी किसका उदाहरण है, धनावेशित कोलोइड विलयन का। तो ध्यान क्या रखना है कि धनावेशित कोलोइड विलयन का उदाहरण क्या है कि धातु के जितने भी जल योजित ऑक्साइड है वो सारे क्या है, धनावेशित कोलोइड विलयन के उदाहरण। हाइड्रोक्साइड भी धनावेशित कोलोइड विलयन। क्षारीय रंजक होता है मिथाइलिन ब्लू, वो भी धनावेशित कोलोइड विलयन। और हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, धनावेशित कोलोइड विलयन होता है। अब देखना है ऋण आवेशित कोलोइड विलयन के उदाहरण। तो उसके वजह गोल्ड सोल है, सल्फर धातु के जितने भी सोल है, जैसे सल्फर, जैसे मैंने लिखा आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, है ना, तो ये सल्फर सोल बेस के उदाहरण हो जाएंगे। अम्लीय रंजक होता है कार्बोरेट और इयोसिन, क्या होता है, कार्बोरेट और इयोसिन, ये भी क्या होता है, ऋण आवेशित कोलोइड विलयन के उदाहरण है। स्टार्च हो गया, गोंद हो गया, जिलेटिन, ये भी क्या होते हैं, ऋण आवेशित कोलोइड विलयन के उदाहरण। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगला शुरू करते हैं, एक सवर्ण संख्या है, अपने कोलोइड विलयन का लास्ट टॉपिक है सवर्ण संख्या। वो क्या होती है वो देखो कि मैंने आपको बताया था कि द्रव स्नेही सोल जो होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, किससे, द्रव विरागी से। और द्रव विरागी कम स्थायी होते हैं तो इनका स्कंदन हो जाता है। अच्छा, अब स्कंदन को रोकना है, मुझे क्या करना है, रोकना है। अगर मुझे स्कंदन को रोकना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी रक्षा करूंगा। और रक्षा करेगा कौन, द्रव स्नेही सोल, क्योंकि वो है ज्यादा स्थायी। द्रव स्नेही सोल या मैं बोलूं रक्षी सोल, क्या बोलूं, रक्षी सोल। ये क्या करता है, द्रव विरागी सोल की रक्षा करता है, किससे, स्कंदन से बचाने के लिए, स्कंदन से बचाने के लिए। तो सवर्ण संख्या होती क्या है कि द्रव स्नेही या रक्षी सोल की मिलीग्राम में, किसमें, मिलीग्राम में वो मात्रा, मिलीग्राम
मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10% गोल्ड सॉल्ट को, कितने को 10 ml बोल सकते हो, 10 ml गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट क्या होता है, द्रव्यरागी होता है। क्या होता है, द्रव्यरागी। अब ये द्रव से नहीं है, वो इसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो रक्सी सोल की मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट को 1% NaCl, कितना, 1% NaCl, ये क्या होता है, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या करता है, स्कंदन करता है। क्या करता है, स्कंदन। मुझे इसको रोकना है तो मैं क्या करूंगा कि द्रव से नहीं यानी रक्सी सॉल्ट की मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट को, किसको, 10 ml, यानी तो गोल्ड सॉल्ट की आप उधर हो गया कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट को 1% NaCl से क्या करे, रक्षा करे। क्या करे, रक्षा करे। उसको क्या बोलते हैं, सवर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, सवर्ण संख्या। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि द्रव से नहीं यानी रक्सी कोलॉइड की मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट को 1% NaCl विलयन से बचा ले स्कंदित होने से, उसको क्या बोलेंगे, सवर्ण संख्या बोलेंगे, है ना। अब जिलेटिन जो होता है ना, उसकी सवर्ण संख्या सबसे कम होती है, किसकी, जिलेटिन की। और ये सबसे ज्यादा रक्षा करता है, सबसे, यानी इसकी थोड़ी सी मात्रा भी अगर हम डाल देंगे तो वो क्या करेगा, स्कंदित होने से बचा लेगा। तो जिलेटिन जो है उसकी सवर्ण संख्या सबसे कम होती है, 0.005 से लेके 0.001 मिलीग्राम होती है ना। तो जिलेटिन की सवर्ण संख्या सबसे कम होती है और ये रक्षा सबसे ज्यादा करता है। ध्यान रखना। बोलो ये सवर्ण संख्या समझ में आई कि नहीं है, आगे होगी समझ में। अब अगला है अधिशोषण। क्या है, अधिशोषण। अब अधिशोषण होता क्या है वो देखो, एक सेकंड थोड़ा सा यहां से मिटा देते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये लास्ट टॉपिक है अधिशोषण। वो क्या है, वो चीज देखो कि अधिशोषण जो होता है कि एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ की सतह पर आके जुड़ता है। जैसे मैं बोलूं ये है एक पदार्थ और ये है कोई दूसरा पदार्थ। अब ये पदार्थ, ये वाले पदार्थ इस पदार्थ की सतह पर आके क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण। कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर आकर जुड़ना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर आकर जुड़ना क्या कहलाएगा, अधिशोषण। अब यहाँ पर जुड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, बंधों का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, बंधों का। तो अधिशोषण के प्रक्रम में बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है बेटा, बंधों का निर्माण। और बंध निर्माण जो होता है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का ध्यान रखना। बंध निर्माण जो होता है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। और एक चीज ध्यान रखना, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो उसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा H, एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा H क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। क्या ध्यान रखोगे, अधिशोषण है क्या कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर जाके जुड़ना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। और अधिशोषण के प्रक्रम में क्या होता है, बंधों का निर्माण होता है। क्या होता है, बंधों का निर्माण। और बंध निर्माण जो है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए डेल्टा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर हमारा ये कोलॉइडी विलयन खत्म होता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी चीज चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी लिख देना, तो मैं आपको यहाँ पे अगले लेक्चर में उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।